क्लास प्लस वन के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, वो है भी डेराइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। मतलब वेदर ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। भी सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एनर्जी। जनरली every system want to have minimum energy to gain maximum stability। केमिस्ट्री के अंदर किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी मिनिमम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। सीधा सीधा अगर मैं कहूं एनी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैव इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के अंदर डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं भी आप, जैसे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका वाटर बनाते हैं एंड एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज -285 किलो जूल पर मोल। एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, सो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब अकेला जो मिनिमम एनर्जी का क्राइटेरिया है, दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। देयर आर सो मेनी रिएक्शन विच आर अकर्ड इटसेल्फ बट दे आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है फिर भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। कौन सी प्रोसेस हुई? डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इनटू वाटर। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है लेकिन अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, हम गर्म नहीं करते उसको, अपने आप इवेपोरेट होता रहता है लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सो दैट इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया जो हमने लिया, क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम रेंडमनेस। एवरी सिस्टम वांट टू गेन मैक्सिमम रेंडमनेस। बहुत सारी रेंडमनेस गेन करने की कोशिश करेगा सिस्टम, वो प्रोसेस आपकी जो है वो स्पॉन्टेनियस होंगी। जैसे हमने इसके अंदर लिमिटेशन में बताया था कि भी आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है और फिर भी स्पॉन्टेनियस है। मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो आपका लिक्विड है उससे ज्यादा गैस की रेंडमनेस होती है अभी, मतलब रेंडमनेस सिस्टम की इंक्रीज हो रही है तो स्पॉन्टेनियस है। डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इनटू वाटर, वो आइंस के अंदर कन्वर्ट होगा और इजीली मूव करेगा। जितनी ज्यादा मूवमेंट उतनी ज्यादा रेंडमनेस होगी उसके अंदर। तो ये जो प्रोसेस है ये इस क्राइटेरिया से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भी ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन बहुत सारी प्रोसेस ऐसी हैं जिनमें रेंडमनेस चेंज नहीं होती बट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो ये दोनों क्राइटेरिया अकेले जो है वो आपका स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम यहां पर मान लेते हैं रेंडमनेस फैक्टर, जो रेंडमनेस फैक्टर है आपका उसको हम R मान लेते हैं, और जो आपका एनर्जी फैक्टर है, एनर्जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी, उसको E मान लेते हैं। एंड डेराइविंग फोर्स इसको हम F मान लेते हैं। अब अगर आपका एनर्जी फैक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और रेंडमनेस फैक्टर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है स्पॉन्टेनिटी के लिए। डेराइविंग फोर्स लार्जली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर ये दोनों क्राइटेरिया, मान लो एनर्जी क्राइटेरिया इन बैकवर्ड डायरेक्शन and randomness criteria in the forward direction,
अगर एनर्जी क्राइटेरिया ग्रेटर देन रेंडमनेस क्राइटेरिया देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। रेंडमनेस क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन एनर्जी क्राइटेरिया देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि रेंडमनेस फैक्टर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एनर्जी फैक्टर आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अगर एनर्जी फैक्टर ज्यादा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनिटी हो जाएगी, रेंडमनेस फैक्टर ज्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। दूसरे केस में एनर्जी फैक्टर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और रेंडमनेस फैक्टर आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, एनर्जी फैक्टर अगर रेंडमनेस फैक्टर से बड़ा है, क्योंकि ये एनर्जी फैक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना देगा। अगर रेंडमनेस फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ये प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बना देगा। अगर दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस जो वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्स which are responsible for the spontaneity of a reaction. Now we will talk about entropy. Entropy क्या होती है? Measurement of randomness of the system is known as entropy. किसी भी सिस्टम की रेंडमनेस को मेजर करने के लिए जिस क्राइटेरिया को हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी, और आप इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर at which this heat is absorbed। जिस टेम्परेचर के ऊपर ये हीट इसने एब्जॉर्ब की उसको हम बोलेंगे एंट्रोपी चेंज, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। तो इसको हम एंट्रोपी चेंज बोलते हैं। एंट्रोपी चेंज इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी चेंज इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी चेंज आपका स्टेट फंक्शन कहलाएगा। दो चीज होती है, स्टेट फंक्शन, एक पाथ फंक्शन विच डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट फंक्शन विच डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज पाथ फंक्शन। तो यहां पर एंट्रोपी चेंज आपका स्टेट फंक्शन है। नाउ एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी टेम्परेचर। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंट्रोपी ड्यूरिंग द फेज चेंज, सॉलिड से लिक्विड, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या कहलाएगी? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो हम यहां पर डेल्टा एस फ्यूजन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच मेल्टिंग फ्यूजन डिवाइडेड बाई मेल्टिंग पॉइंट divided by its melting point, Tm is a melting point। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वेपर में कन्वर्ट होना है, इसने लिक्विड में कन्वर्ट होना है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई टीबी, यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स डायरेक्टली। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एस सब्लिमेशन से, विच इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन
and its sublimation temperature. Ts is the sublimation temperature. इस तरह से आप एंट्रोपी ड्यूरिंग द फेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, एंट्रोपी एंड डेराइविंग फोर्स फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।